तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की 3 नंबर वाले क्वेश्चन एंड 5 नंबर वाले क्वेश्चन। मतलब आज की इस वीडियो में आपको आंसर भी मिलेगा, गारंटी है। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन आएगा। पहली बात तो समझो कि 3-3 नंबर वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी आपको केमिस्ट्री में डर लगता है, आज की इस वीडियो में आंसर सहित मिलेगा। बिल्कुल आपने सही सुना। दूसरा नंबर क्या लिखा है, 5 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नजर में आ रहे हैं, क्या पहली बात तो आप सोच रहे हो क्या पढ़े हैं हम, अब क्या रिवीजन करो। मैं बार बार बोलता हूँ वही क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन मिलेगा आपको। 3-3 नंबर वाले एंड 5-5 नंबर वाले आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है भाई। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना है, उससे आपका ही फायदा होगा। चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले टॉपिक क्या है, 3-3 नंबर वाले प्रश्न। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3-3 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन का नाम क्या है, पहला क्वेश्चन देगा हेनरी के नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। पूरा 3 नंबर में आएगा। कितने नंबर में भाई? 3 नंबर में। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछाएगा कि हेनरी के नियम किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, अब आंसर क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार लिखना क्या है भाई, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इसे हम हेनरी के नियम कहते हैं। लिखा फिर उसके नीचे क्या लिखना है, एम समानुपाती पी। ध्यान देना है, देखो एम वैसे ही रहेगा, समानुपाती निशान जब हटाओगे तो बराबर लग जाएगा और उसके जगह पे के नियतांक के पी हो जाएगा, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, m बराबर के पी। अब रही बात कि सर k क्या है, तो k आपका समानुपाती स्थिरांक है, जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हो। p क्या है, तो p एक प्रेशर है, दाब जिसे बोलते हैं साम्य पर गैस का दाब। m क्या है मेरे भाई, तो m आपकी घुली हुई गैस की मात्रा है। ऐसे आप सजा देते हो ना, लिख के ले लो, आप यहां से 3 नंबर उठा लोगे, है ना। ये सब क्वेश्चन आने वाले होते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, रेडॉक्स विभव, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जहरीला क्वेश्चन है, आप ये समझ सकते हो, ये आएगा। आंसर क्या है कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं, है ना। अब इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं, लिख देना, इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं, है ना। n क्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। मैं बार बार बोलता हूं, अगर सपोज मान लिया, मैं माना XY जो क्वेश्चन लगाए थे ना सवाल, वैसे माना कि अगर रेडॉक्स विभव नहीं पूछता है, सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा आपका E बराबर E0 प्लस 0.591 बटे n log 10 OX बटे RED। ये रहा। अगर आप इतना नहीं याद कर पाते हो, अगर आप इतना भी लिखते हो ना, तब भी आपका सूत्र सही माना जाएगा। जी हाँ, सो अगर आप इतना नहीं भी लिख पाते हो, इतना लिखते हो, ये भी आपका सूत्र सही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सूत्र आपको पूरा लिखना है, ठीक, ध्यान में रखना है। करना क्या है, स्क्रीनशॉट अब से स्टार्ट ले लिया होगा। आज मैं 20-25 क्वेश्चन बताऊंगा, पूरा टारगेट है, आराम से आराम देखो तो चल। तो अब हम बाकी तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है लिगेंड। ये भी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, मतलब 3 नंबर में ये भी आता है, लिगेंड नाम है। अभी 5 नंबर वाले भी बताऊंगा, देखो तो। अब देखो हेडिंग पड़ गया लिगेंड। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया कि लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो लिखना क्या है, वह आयनिक स्पीशीज, ये चीज वो जरूर लिखना है, ये चीज जरूर लिखना है, ये शब्द कटना ना पाए। वह आयनिक, ये भी शब्द बहुत जरूरी है, 2 शब्द, ठीक। वह आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। उदाहरण आपको लिखना है K4, ब्रैकेट के अंदर क्या लगाना है, सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट Fe, फिर छोटा ब्रैकेट Cn, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर 6, फिर पूरा ब्रैकेट में Cn माइनस के आयन लिगेंड है, ठीक। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी 3 नंबर में आता है, पेप्टिकन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, पेप्टिकन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये रहा क्वेश्चन। अब लिखना क्या है भाई, लिखना यह है, किसी ताजे बने अवक्षय में उचित विद्युत अपघट को मिलाकर कोलाइटिव विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिकरण कहते हैं, ठीक। जैसे या मतलब उदाहरण FeOH का होल थ्राइड, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। मेरे भाई एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरे एक इंस्टाग्राम आईडी है, तुम लोग अभी आप लोग को नहीं पता होगा, इंस्टाग्राम आईडी पर आप जाकर के मेरे भाई फॉलो कर लेना। वो है क्या, तिवारी क्लासेस HF, यही आईडी है, यही नाम से भी है ना। तो आप मतलब नहीं लिख पा रहे हो तो देखो मैंने स्क्रीन लगा दिया है, कर लेना अगर करना होगा तो। बहुत बच्चे चलाते हैं, मन करेगा तो तुम्हारा, है ना, जैसा समझ में आए। बाकी स्क्रीनशॉट इसका करता हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, देखो तो, ठीक। तो अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है मोलरता। बात की जाए केमिस्ट्री के अंतर्गत तो मेरे भाई ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरा 3 नंबर में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सूत्र। अगर आपको सूत्र आता है तो इस पर न्यूमेरिकल कम से कम 2 या 1 न्यूमेरिकल तो आने ही आना है 3-3 नंबर पर। तो मैं बार बार बताना चाहूंगा कि इसका सूत्र कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और सूत्र के साथ साथ आप डेफिनेशन भी तैयार कर लो, क्योंकि भाई कुछ कहा नहीं सकता है, डेफिनेशन शायद पूछ लिया है तो लिखना क्या है, मोलरता, हेडिंग डालना है।
क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, मूलतः से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, मतलब परिभाषा वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, अब आंसर क्या हो जाएगा कि 1 लीटर बिलियन में परिस्थित विलय की मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में परिस्थित, किसमें, बिलियन में परिस्थित विलय की मोलों की संख्या एनबी को मोलरता कहते हैं। ठीक, इतना तो आपका कंप्लीट हो गया। अब सबसे जरूरी क्या है, सूत्र। सूत्र होता है मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलायक का अणुभार, चाहे विलायक का अणुभार लिखो चाहे विलय का अणुभार लिखो, वो तुम्हें पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जो सूत्र लिखा हूं ना वो आसान करने के लिए लिखा हूं, सवाल जब आपके सामने आए तो आसान हो जाए। ठीक, गुणे 1000 बटे आयतन, ये रहा एकदम प्योर सूत्र। ठीक मेरे भाई, अब आइए बात करता हूँ छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, मोलरता। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोलरता और मोलरता दिया जरूर जाता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ विलयन है तो यहाँ विलायक है, जब विलायक कब होगा, जहां यहाँ मोलरता होगा। चलिए, लिखना क्या है, अब आपको डालना है मोलरता। लिखना क्या है, 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या एनबी को मोलरता कहते हैं। खाली फर्क की बात की जाए तो इतना ही बदला है, मतलब विलायक है, यहाँ पर विलयन है, बाकी सेम वही है परिभाषा। अब बात की जाए सूत्र क्या है, सूत्र की बात किया तो मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे 1000 बटे आयतन, ये सूत्र अपनाइए और न्यूमेरिकल बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक, अगर निश्चित रहिए, अगर आप कमेंट करते तो न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, इस पर कोई बताने की बात नहीं। ठीक, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे भाई। ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा, चाहे मोलरता पूछ ले चाहे मोलरता पूछ ले, 3 नंबर में आएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और साथ ही साथ इसको याद भी कर लेना। चलिए, अब हम बात करता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 7 नंबर भी क्वेश्चन जो है 3 नंबर में आता है, 3 नंबर में 8वां क्वेश्चन भी आएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, मूल अंश किससे आप क्या समझते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, मूल प्रभाज भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, बात ही क्यों, ये चाहे मूल अंश बोलो चाहे मूल प्रभाज बोलो, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, मूल अंश से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए आंसर की बात किया तो बहुत सरल है। लिखना क्या है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा ये चीज लिखना जरूरी है कि विलय एवं विलायक, मतलब यह हुआ कि दोनों को जुड़ रहा है, विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, xa प्लस xb बराबर 1। बस इतना कर लो, किसी भी तरीके से आपको याद करना है। अगर आपको याद है तो रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, ये आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 8 नंबर क्वेश्चन अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये 4 नंबर में आता है। अब रही बात कैसे सर, वो कैसे, 8वां नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये सही तरीके से देखा जाए तो ये 4 नंबर में आता है। अब बोलो कि वो कैसे, देखिए 3 नंबर में तो आपका परिभाषा पूछा जाएगा और 1 नंबर का आपका बहुविकल्पीय पूछा जाएगा कि मात्रक क्या है। मात्रक वाला क्वेश्चन 1 नंबर में बिल्कुल देना ही देना। देखो पहली बात तो आपका 3 नंबर में तो ये क्वेश्चन आने ही आना, लिखा क्या रहेगा कि विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र सहित मात्रक लिखिए। ठीक, अब देखो लिखना क्या है, परिभाषा के लिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक के विशिष्ट चालकता कहते हैं। मैंने क्या बोला, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा बराबर होता है 1 रो, और ये क्या है, ये मुंडावा पी है, नाम समझ लो इसको समझने का। मात्रक में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक इसका बहुत जरूरी है, जो कि केमिस्ट्री में बहुविकल्पी में 1 नंबर तो तय है। मात्रक क्या है मेरे भाई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, परिभाषित करना, इसका पूरा से अच्छे से परिभाषा आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए और आपका मात्रक याद होना चाहिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये भी 3 नंबर में आता है। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन एंड 10वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन, आप देखते रहिए। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, जो फैराडे के प्रथम विद्युत अपघटन का क्वेश्चन लिखा क्या है भाई, 9 नंबर, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है भाई। ठीक, अब फिर क्वेश्चन क्या लिखा है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3-3 नंबर में आते हैं। आंसर क्या है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त या एकत्रित का होता है एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयनों में प्रभावित की गई विद्युत की मात्रा कुल आवेश के समानुपाती होता है। बस आप इतना लेकर के छोड़ दो, यहां से आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। अब बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा भाई क्या है भाई, कि फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। यहाँ पर प्रथम नियम था भाई, यहाँ पर क्या है, द्वितीय नियम। ठीक, आंसर क्या है, के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े फिर विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रभावित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। देखिए भाई थोड़ा कठिन है, लेकिन हाँ याद तो करना पड़ेगा, लेकिन 3 नंबर आपको दे करके जाएगा। ये क्या है, W1 समानुपाती E1
फिर लिखा है वह W2 समानुपाती E2। अब देखो इसको करना कैसे, लिखना कैसे है, W1 ठीक, फिर क्या लग जाएगा बटे, है ना, नीचे क्या जाएगा E1, फिर बराबर निशान, फिर W2, फिर बटे E2। बस इतना कर देना मेरे भाई। अब आपका यहाँ से 3-3 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए इतना कंप्लीट, तो मेरे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। अब हम बात करते हैं 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। जितने भी 5-5 नंबर में आते हैं उनको चलो देख लेते हैं। हाँ, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। लाइक भी कर देना और कमेंट ये करना कल कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए अब बात करता हूँ 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन क्या है। सारी चीजें आज की वीडियो में मिलने वाली है, देखो तो। अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। अभी तक तो आपने 3-3 नंबर वाले देखा है, अब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन क्या है। जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, राउल्ट के नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो नियम है और फिर आएगा जरूर। नियम क्या है, राउल्ट के नियम, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज बोलो चाहे मोल अंश, यहाँ पे चाहे मोल अंश लिखो चाहे मोल प्रभाज लिखो, लेकिन जैसा कि लिखा है वैसे आप याद कीजिए। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उससे हम राउल्ट के नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो P बराबर P0A प्लस P0B ये रहा। आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा। अगर आप ये इतना नहीं लिखते हो तो नंबर आपका डाउन हो जाएगा। ठीक, ये जरूर लिखना है। ठीक, जो चीज मैं लिखा हूं उतना तो आपको कंपलसरी पूरा लिखना है। हेडिंग डालना है राउल्ट के नियम की सीमाएं। नंबर 1 लिखना है कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है, एनटीपी पर दोनों घटक अवापशील होता है। अब रही बात कि सर एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब, यानी कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब। नंबर कम से कम तीन सीमाएं तो लिखना है कंपलसरी है। 3 नहीं तो 2 तो बिल्कुल लिखो, लेकिन तीसरा भी आप देख लो, विद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट के नियम लागू नहीं होता है। बस ये अगर आप इतना करते हैं भाई, यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। और लिख के देता हूँ, लिख के गारंटी है कि यही आएगा। राउल्ट के नियम तो बिल्कुल आएगा, कोलराउस नियम भी, ये राउल्ट कोलराउस में एक ना एक टपक जाएगा। 5 नंबर का होगा। करना क्या है, स्क्रीनशॉट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेता तो ये आपके लिए फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि कल मैं वीडियो लाने वाला हूँ हिंदी का महामैराथन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कोलराउस नियम। वो तो बहुत ही जरूरी है, 5 नंबर में आता है। तो अब हम बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि 5 नंबर में आता है। जी हाँ, पहले मैं बताना चाहूंगा ये पूरा 5 नंबर में आता है। वो ये आएगा, नाम क्या है, कोलराउस नियम। क्वेश्चन पूछने का तरीका सुन लो, कोलराउस नियम किससे कहते हैं तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। कम से कम 2 अनुप्रयोग तो याद ही करना होगा। सटीक आंसर क्या है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन, मतलब क्या बोला, अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनंत अनुता, इसे ये क्या है पता है, ये लेमडा है। ठीक, लेमडा बोलते हैं। ध्यान रखना है कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। कहने मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट कहना चाहूंगा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है समझने का, तो केवल आप डायरेक्ट याद कीजिए कि अनंत अनुता, अब इसी केवल रट्टा मारो, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। इससे हम फिर चाहे इससे हम लिखो चाहे इससे हम कोलराउस के नियम कहते हैं, जो कि ये रहा सूत्र भाई। अब रही बात कि सर n प्लस क्या है, तो धनायन संख्या है, n माइनस क्या है, ऋणायन संख्या है। अनुप्रयोग कम से कम 2 लिखना है, जैसा कि पहला अनुप्रयोग क्या है, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता। दूसरा नंबर क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि 5 नंबर आपका पक्का हो गया। करना क्या है, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 13वां नंबर क्वेश्चन। ये एक चीज बताना चाहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसे जरूर तय कर लेना। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं 13वां नंबर क्या है, ये भी पूरा 5 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा 5 नंबर आता है। नाम क्या है, शून्य कोटि की अपक्रिया किससे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि की अपक्रिया किससे कहते हैं, इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक कीजिए। ये रहा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि शून्य कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक कीजिए। ये रहा क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अपक्रिया का हेडिंग डालना है, लिखना है वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, इसे हम शून्य कोटि की अपक्रिया हम कहते हैं। इतना करना है। उदाहरण की बात की जाए तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 का संयोग,
यानी कि H2 हुआ का मतलब क्या होता है पता है, हुआ का मतलब होता है प्लस H2 प्लस Cl2 से क्या बन जाएगा 2HCl। लेकिन ध्यान देना है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सूर्य की उपस्थिति में, यानी कि H2 से प्लस Cl2 मिलकर 2HCl बन गया है। फिर क्या लिखना है, हेडिंग डालना है शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये हेडिंग डालना बहुत जरूरी है। फिर क्या लिखना है, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर RT है, RT ठीक है, x बराबर KT है, ये K है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, ये K है ठीक, x बराबर KT। x क्या है, अभिकारक है, t क्या है, समय में अभिक्रिया है, k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जैसे लिखा है ऐसे दिमाग में छापने की कोशिश कर लो। किताब क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो भाई ढूंढते रह जाओगे, याद नहीं हो पाएगा, इससे आसान कोई बता नहीं पाएगा। मेरे भाई करना क्या है, स्क्रीनशॉट है ना, और सब्सक्राइब वगैरह कर लेते तो आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं कल लाऊंगा हिंदी पर वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, पंचलाइट है ना, और तुम्हारे क्या बोलते हैं निबंध, पत्र लेकर हर चीजें बताऊंगा कल की वीडियो में। इतना समझ के ना, स्क्रीनशॉट तो दोस्तों स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए अब हम बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया, जैसा कि पूरे 5 नंबर में आता है। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो जान जाइए, पूरा 5 नंबर में आता है, इसमें कोई कमी नहीं होती है ठीक, ध्यान रहे, राइटिंग इसमें अच्छी होनी चाहिए। प्रथम कोट की अभिक्रिया है ना, हेडिंग पर डालना है, लिखना क्या है, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक, मैंने केवल वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। सूत्र क्या है भाई, सॉरी भाई, उदाहरण क्या है, C12H22O11 प्लस H2O, मतलब पानी में घुल गया क्या, शक्कर, ये शक्कर का सूत्र है C12H22O11, यानी कि चीनी का सूत्र है। जब पानी में घोलोगे H धनायन तनु HCl या H2SO4 में आपका घुलित होकर के ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाएगा, यानी कि C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना करके आपका क्या बनता है, शक्कर बनता है। शक्कर अगर आप पानी में घोलोगे तो भाई क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा ठीक। इतना लिखने बाद एक चीज और जरूर, ये लाइन जरूर लिखना है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया समीकरण क्या होता है, k बराबर 2.303/t log 10 a/a-x। इस पर सवाल आता है, ध्यान रखिए, इस पर सवाल आता है, ये सूत्र याद होना चाहिए ठीक है। बहुविकल्प में भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है ठीक है भाई, 1 नंबर में बहुविकल्प में भी आता है। लक्षण लिखना है, कम से कम 2 या 3 लक्षण तो याद ही होना चाहिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। पहला लक्षण क्या है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा नंबर क्या है, अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है ठीक है भाई। तीसरा नंबर क्या है कि अभिक्रिया की सांद्रता n गुना बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। तो तीन कम से कम 3 लक्षण आपको तैयार करके जाना है प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए। 4 पूछा जाता है, लेकिन 3 तो कम से कम तैयार होनी चाहिए, 3 ही याद कर लेना है, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला था कि 3 लिखो या 4 लिखो। क्वेश्चन ऐसे आता है प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका लक्षण लिखिए, जी हाँ तथा इसका सूत्र भी लिखिए। तो मैंने आज आपको बता दिया, पूरा 5 नंबर में आता है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए हम बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पूरा 5 नंबर में आता है। क्वेश्चन तरीका सुन लीजिए कि द्रव स्नेही क्लोराइड तथा द्रव विरुद्ध क्लोराइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये रहा क्वेश्चन, द्रव स्नेही क्लोराइड तथा द्रव विरुद्ध क्लोराइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये रहा क्वेश्चन, पूरा 5 नंबर में आता है। आंसर करके ना द्रव स्नेही क्लोराइड हेडिंग डालना है, उसके अंदर क्या करना है, वे क्लोराइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत क्लोराइडी कणों में विभाजित होकर क्लोराइडी विलयन बनाते हैं, तुरंत क्लोराइडी कणों में विभाजित होकर क्लोराइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेही क्लोराइड कहते हैं, है ना। जैसे मतलब एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण क्या हो जाएगा, जिलेटिन, कामा गोंद आदि ठीक। अब आज ये द्रव विरोधी क्लोराइड में क्या लिखना है भाई, दूसरा हेडिंग क्या डालना है, द्रव विरोधी क्लोराइड पूरा। जब तक आप पूरा नहीं लिखते, जब तक आपको नंबर नहीं दिया जाएगा भाई, पूरा लिखना पड़ेगा ठीक। अब डालना क्या है, द्रव विरोधी क्लोराइड, इसके अंदर क्या लिखना है, वे क्लोराइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से क्लोराइडी विलयन नहीं बनाते हैं। क्या लिखा है भाई, सरलता से क्लोराइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी क्लोराइड कहते हैं। जैसे कहा जाएगा FeOH का होल थ्राइड, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। बस इतना करना है, इतना करना किसी भी तरीके से आप रट लो, गारंटी है अच्छा खासा नंबर ले आओगे केमिस्ट्री में। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है वास्तविक विलयन तथा क्लोराइडी विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझिए। ये रहा विलयन। अब उसके अंदर क्या लिखना है, जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार बराबर होता है, उन्हें वास्तविक विलयन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही लिखना है, जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार बराबर होता है, उन्हें वास्तविक विलयन कहते हैं, तथा इनके कणों का व्यास 10 की घात 7 सेंटीमीटर से भी कम होता है
ठीक। तथा तथा इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। एग्जाम्पल की बात की जाए जैसे चीनी, यूरिया, ग्लूकोज आदि। ठीक। अब हेडिंग डालना है कोलाइडी विलयन। अब इसके अंदर क्या लेना है, वे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा तथा 1000 नैनोमीटर से कम होता है, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक है भाई। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसको क्या होता है, अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हो, मतलब कोलाइडी विलयन को, और वास्तविक विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हो। ठीक। एग्जाम्पल की बात की जाए तो गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि। ये रहा मेरे भाई वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा 5 नंबर में आता है। करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये 5 नंबर में आता है, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। ठीक। चलिए अब बात करता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोड वेव। जी हाँ सर, तो दूसरा नाम क्या है, नैनो समीकरण बोलो चाहे इलेक्ट्रोड वेव, बातें की है, पूरा 5 नंबर में आता है। जब किसी धातु को 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के बेलन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर नैनो समीकरण, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए भाई तो सूत्र क्या हो जाएगा, ये जाएगा E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे n log 1/m घात n प्लस ब्रैकेट क्लोज। ये रहा मानक इलेक्ट्रोड विभव, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र लिख दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा 5 नंबर में आता है, ले लिया होगा। चलिए अब बात करता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अंतर वाला क्वेश्चन कम से कम 2-3 तो याद ही करके जाना, क्योंकि अंतर वाले क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। चलिए इसको बताता हूँ आंसर सहित। पहले लिखना क्या है, नंबर 1 जानना है, अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भी शून्य हो सकती है। ठीक। तीसरा नंबर क्या है, किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न हो सकती है। ये 3 अंतर आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम 3 टिप्स है ना, 3 टॉपिक्स मान लीजिए। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट